आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए इंटर लॉ। ठीक है, सीए इंटर का लॉ हम स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर नंबर 2 है ये, जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। ठीक है, पेपर नंबर 2 सीए इंटर का स्टार्ट अपन करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। नंबर बाय नंबर लेक्चर्स जब भी रिकॉर्ड होते जाएंगे मैं अपलोड करता चला जाऊंगा। ठीक है, ये लेक्चर्स आपको कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सीए एग्जाम गाइड लिखना, CAEXAM गाइड GUID। ठीक है, सीए एग्जाम गाइड आप लिखना, वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके आपको सीए इंटर की एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको। सीए इंटर लॉ के नाम से मैं बना दूंगा, तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स जैसे जैसे रिकॉर्ड होते चले जाएंगे मैं वहाँ पे अपलोड करता चला जाऊंगा। ठीक है, अब अपने सिलेबस में क्या चीज़ है? अपने सिलेबस में एक है कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 और 4 एक्ट और हैं। ठीक है, 4 एक्ट और हैं। कौन कौन से? नेगोशिएबल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलाइड एंड अदर। ठीक है, एक और है 4। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 60 नंबर का है, ये चारों पढ़ेंगे अपने 40 मार्क्स के, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 से 60 मार्क्स कवर करेंगे, उसके बाद अपन 40 मार्क्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट, पहली चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ नोट्स। नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आप ये नोट्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बस कुछ एडिशन डिलीट करना होगा तो अपन देख लेंगे उस चीज़ पे। ठीक है, या फिर आप स्टडी मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो। स्टडी मटेरियल में अगर आपने अंडरलाइन किया हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो भी चल जाएगा। लेकिन नोट्स आपके ऐसे होना चाहिए कि 8-10 घंटे में आपके सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज होना चाहिए पूरे लॉ के। ठीक है, 7-8-10 घंटे में, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको एक दिन का टाइम मिलेगा। एग्ज़ाम से पहले लॉ का पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है, फर्स्ट पेपर छोड़ के अकाउंट्स का या फिर एडवांस अकाउंट का। ठीक है, तो आपको एक दिन का टाइम मिलेगा, उस एक दिन के टाइम पीरियड में आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। तो नोट्स ऐसे बनाना कि 8-10 घंटे 12 घंटे में आप सारा का सारा सिलेबस कवर कर सको, इतने शॉर्ट में आप बना लेना। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे सेक्शंस बहुत हैं अपने लॉ के अंदर, सेक्शंस बहुत हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। तो सेक्शंस का क्या किया जाए? सेक्शंस को याद करना, मैं आपको याद करा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं सारे के सारे 90% सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और लोड लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि चैप्टर्स के अंदर जितने भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैं बार बार बोलूँगा, आपको बार बार वो रिपीट करना है। ठीक है, आराम से याद हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। और मैं सेक्शन वाइज सेक्शन चलूंगा कि सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 3 क्या कहता है, ऐसा अपन याद करेंगे, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ मेमोरी टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, अपन अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 का। तो सबसे पहले जनरल चीज़ मैं आपको बता दूं, जनरल आपके डाउट्स होते हैं। जनरल डाउट्स क्या होते हैं कि भाई लॉ बड़ा है या फिर एक्ट? क्या लॉ बड़ा है या फिर आपका एक्ट? ठीक है, लॉ पहले आता है, एक्ट पहले आता है, एक्ट के पास पावर क्या है, लॉ के पास पावर क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे आपके दिमाग में जनरल डाउट्स आते हैं। लॉ स्टार्ट करने से पहले चीज़ें बताता हूँ आपको। देखो, लॉ के अंदर क्या चीज़ आती है? लॉ के अंदर आता है एक्ट। ठीक है, एक्ट प्लस रूल्स। ठीक है, और केस लॉस, केस लॉस, ये 3 चीज़ें आती है अपने लॉ के अंदर। अब भाई लॉ क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं अपन बुक, संविधान की बुक बोल सकते हैं अपन, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने दे रखी हुई है ये वाली बुक। ठीक है, ये जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर बेसिकली क्या लिखा रहता है? इसके अंदर लिखा रहता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होगी, प्रेसिडेंट की पावर क्या होगी, इंडिया को कैसे चलाया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या लिखा गया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, एक्ट कैसे बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब इसके अंदर समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसके अंदर लिखा गया है इनकम टैक्स लॉ। क्या लिखा गया, इनकम टैक्स लॉ, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले सकती है, ठीक है। इसमें लिखा गया इनकम टैक्स लॉ लिखा गया है, इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। तो इनकम टैक्स लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखा गया, जब तक इस लॉ का एक्ट नहीं बन जाता, कौन सा एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट जो आप पढ़ते हो 1961, ठीक है। जब तक इस इनकम टैक्स एक्ट लॉ का एक्ट नहीं बन जाता, तब तक आप इंडिया से इनकम कलेक्ट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, जब तक इस लॉ का एक्ट नहीं बन जाता, जब तक आप इनकम कलेक्ट नहीं कर सकते, सॉरी इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ थी। तो लॉ बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। लॉ के अंदर एक्ट, रूल और केस लॉ, तीन चीज़ आती है। तो लॉ सिर्फ एक पावर दे रहा है, चीज़ को पावर दे रहा है, किसको, गवर्नमेंट को, कि भाई आप एक्ट बनाओ, इनकम टैक्स कलेक्ट करो। ऐसे ही इस कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि आप कोई भी एक्ट बना लो, ठीक है, अब उसको लागू कर दो, ठीक है। ये चीज़ है। तो अपन एक्ट लॉ के बारे में समझ के कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई लॉ, कोई भी कानून आप बना सकते हो, लेकिन उस कानून को अप्लाई जब भी कर सकते हो जब उसका आप एक्ट बना दोगे, ठीक है। ये चीज़ थी लॉ। अब अपन समझते कि भाई एक्ट क्या होता है। लॉ कब बनेगा, एक चीज़ समझना, लॉ के अंदर तीन चीज़ आएगी, एक्ट, रूल एंड केस लॉ। ये तीन चीज़ आ चुकी, मतलब अपन ने पूरा टोटल लॉ बना दिया, ठीक है। सिर्फ लॉ अकेला कुछ नहीं कर सकता, लॉ के साथ क्या है, एक्ट बनेगा, तभी लॉ के अंदर पावर आने वाली है, ठीक है। अब भाई एक्ट क्या होता है समझो, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जाता हूँ। हमारा इंडिया कैसे चलता है, इंडिया इंडिया चलाने के लिए क्या होता है, दो सरकार होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट को चलाने के लिए कोई भी एक्ट लेके आना है तो विधानसभा होती है, विधानसभा, ठीक है। विधानसभा में हमारे MLA बैठते हैं, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में चाचा विधायक है, विधायक बैठते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में दो होते हैं, क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में दो होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है भाई राज्यसभा, ठीक है। अब यहाँ पे जो MLA होते हैं, हम इलेक्शन से वोट करके इंडिया के पीपल उनको जिताते हैं। इलेक्शन होता है यहाँ पे, लिख देते अपन इलेक्शन। इलेक्शन से कोई बंदा MLA बनता है जनरल पब्लिक के थ्रू, और यहीं से एक CM बना दिया जाता है। इन विधायकों से एक CM चुन के CM बना दिया जाता है। ये होता है अपना लोकसभा। अब लोकसभा में भी सेम इलेक्शन होते हैं, पीपल करते हैं, जनरल पीपल करती है, ठीक है। यहाँ से एक PM बन जाता है, ठीक है। राज्यसभा में कोई इलेक्शन नहीं होता, डायरेक्टली MLA, मतलब जनरल इलेक्शन नहीं होता, MLA राज्यसभा में इलेक्ट करके राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब देखो PM बन गया, प्राइम मिनिस्टर अभी नरेंद्र मोदी जी। अब क्या करते हैं PM साहब, नरेंद्र मोदी जी अकेले सरकार नहीं चला सकते, क्या अकेले सरकार नहीं चला सकते, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए अंडर में कुछ बंदे बंदियाँ, मतलब राज्यसभा के मेंबर चाहिए पड़ेगी। क्या करता है प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा के मेंबर 15% मेंबर बोले तो 81 मेंबर्स राज्यसभा के उठाते हैं। इनको पावर है 81 मेंबर्स राज्यसभा के लेके अपनी सरकार ये चलाते हैं, ठीक है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग ही उठाएंगे राज्यसभा से, ठीक है। तो PM साहब क्या करते हैं, 81 मेंबर्स कभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको मिनिस्टर्स बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर बोलते हैं, उनको ले सकते हैं, ठीक है। मिनिस्टर बना सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं, और उनकी इच्छा ही उनको हटा भी सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जी इंडिया चलाने के लिए कुछ मेंबर्स उठाते हैं। अब भाई डिपार्टमेंट होते हैं इंडिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्रीज, इनको क्या बोलते हैं मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्रीज बोले तो डिपार्टमेंट, अलग 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 इश्यूज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए गवर्नमेंट के, तो पूरी इंडिया में ये डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री चलाने के लिए क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी ने जो 81 मेंबर्स जो चुने थे वो इन मिनिस्ट्रीज को चलाते हैं। कोई कैबिनेट मिनिस्टर हेड बनता है, जैसे कि MCA, मिनिस्ट्री ऑफ
कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हमारी कंपनीज एक्ट चलाता है उसकी हेड है निर्मला सीतारमन जी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी उसके हेड हैं, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री चलाने के लिए ये हेड बनाए जाते हैं, हेड कौन बनाता है, प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है। तो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जिसकी हेड है सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी, पीछे जी लगा दो, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी, एन आगे लगा दो, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी इसकी हेड हैं। तो इनसे बोला गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आप एक्ट बनाओ कंपनीज एक्ट में, समझना, MCA एक्ट लेके आती है, MCA क्या करती है, सॉरी बिल लेके आती है, बिल, कोई भी बिल लेके आई, सपोज करो कंपनी एक्ट के ऊपर MCA बिल लेके आई, ठीक है, प्रस्तुत कौन करेगा वो बिल, निर्मला सीतारमन जी, क्योंकि वो इनकी हेड है। अपन अच्छे से लिख देते हैं इनका नाम, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट की हेड है हमारी निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि यार कंपनी चलाने के लिए कंपनी से लेके आओ, तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत पहले की बात है, निर्मला सीतारमन जी अभी ऐसा कुछ नहीं लेके आई है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई इन्होंने बोला कि यार अपने को कंपनी चलाने के लिए कुछ एक्ट की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो ये कंपनीज एक्ट का बिल लेके आई, ठीक है। अब ये जो बिल है कहाँ जाएगा, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो बिल है, यहाँ आ जाओ वापस, लोकसभा होती राज्यसभा होती, यहीं लेके आता बन, ये जो बिल है प्रस्तुत करेंगे ये लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा, फिर उसके बाद जाएगा राज्यसभा में, या फिर ऊपर नीचे भी हो सकता है, पहले राज्यसभा में आ जाए फिर उसके बाद लोकसभा, उसके बाद यहाँ से पास होने के बाद ये जाता है प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के इस पे साइन चाहिए, प्रेसिडेंट ने इसको कंसेंट दे दी, ओके कर दिया, उसके बाद ये बन जाता है एक्ट, मतलब इंडिया के ऊपर ये लागू हो जाता है, ठीक है। ये समझना मैं क्या कह रहा हूँ आपको, प्राइम मिनिस्टर जी हैं, प्राइम मिनिस्टर को इंडिया चलाने के लिए कुछ मेंबर्स चाहिए, ठीक है, कौन हो गए वो, राज्यसभा के मेंबर्स 81 मेंबर्स तक वो उठा सकते हैं, ठीक है, उठा लिया, अब उनका क्या करेंगे, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स बना दिए गए इंडिया चलाने के लिए, भाई अलग अलग डिपार्टमेंट, जो 81 मेंबर्स हैं उनको एक एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, ठीक है, उनके अंदर टीम भी वर्क कर रही है। अब मिनिस्ट्री ऐसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बना दी है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक बिल लेके आई, क्या बिल लेके आई भाई, कंपनी एक्ट के लिए बिल लेके आई, बिल लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलती है, उसके बाद कोई भी एक्ट बन जाता है, एक्ट बन गया, एक्ट बन गया, ठीक है। जो एक्ट बन गया तो उसको अपन लागू कर देते हैं, जैसे कि कंपनी एक्ट 2013 एक्ट बन गया, लागू कर दिया, उसको कहते हैं अपन एक्ट बनना, पावर देना, ठीक है। ये अब हम एक्ट के बारे में डेप्थ में समझ गए। अब रूल्स क्या होता है, यही जो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, निर्मला सीतारमन जी और उनकी टीम, कहाँ गया, ये रहा, MCA निर्मला सीतारमन जी और उनकी टीम बैठ के रूल्स बनाते हैं, ठीक है। फिर रूल्स बनाते हैं, रूल्स को अप्लाई किया जाता है, रूल्स क्या होता है, डायरेक्टली बना के अमेंड कर जैसा, जैसे कि अमेंडमेंट आ गया, कुछ सर्कुलर्स आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे रूल्स बना देते थे, ठीक है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर 470 सेक्शन है और बहुत सारे रूल्स है, क्योंकि देखो एक्ट को लाना, सेक्शंस को लाना, एक्ट को लाना थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि वो लोकसभा में जाएगा, बहस होगी, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके बाद ओके हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा से निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, एक्ट को बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए एक्ट में सेक्शंस को कम रखे गए, रूल्स को बहुत ज़्यादा रखा गया, क्यों, रूल्स में क्या रहता है, कुछ नहीं, MCA के पास जाएगा, रूल्स में कुछ नहीं, MCA डायरेक्टली अमेंडमेंट दे देगा, कुछ भी, ठीक है, सर्कुलर निकाल देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत आसान है रूल्स को बनाना, ठीक है। तो रूल्स आराम से बन जाते हैं, और कहा जाता है रूल्स रूलिंग पार्टी बनाती है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी, क्या करेगा, राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी अपने मेंबर्स उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ही उठाएंगे, ठीक है, इंडिया चलाने के लिए 81 मेंबर्स जो मैंने बताया, तो रूलिंग पार्टी ही रूल्स लेके आती है, ऐसा बोला जाता है, मतलब MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ही बैठे रहेंगे, ठीक है, जैसे कि निर्मला सीतारमन जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रूल्स लाना बहुत आसान है। अब आता है केस लो, भाई केस लो क्या होता है, केस लो कुछ नहीं होता है, जैसे कि एक्ट में किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है, लॉ में कुछ नहीं बोला, एक्ट में कुछ नहीं बोला, रूल्स में कुछ नहीं बोला, अब वो कोई केस हुआ, ऐसा केस हुआ जो पहली बार हुआ है जिंदगी में, कभी हुआ ही नहीं है, उस एक्ट में भी कुछ नहीं दे रखा है, रूल्स में भी कुछ नहीं दे रखा,
तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लॉ गया, उसका जो निर्णय आया उसको अपन केस लॉ बना देते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, मैंने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है, इससे रिलेटेड आईपीसी इंडियन पेनल कोड, ये शायद एक्ट लगता है जो भी है, थप लड़ाई झगड़े पे, तो उस एक्ट में कुछ भी नहीं बोला गया कि मैंने आपको थप्पड़ मारा तो मेरे ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, मेरे ऊपर कुछ, मेरे को जेल होगी, क्या होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ना तो एक्ट में कुछ बोला ना तो रूल में कुछ बोला, तो लड़ाई हो गई, तो ये कोर्ट में केस चला गया। कोर्ट में गया तो कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि भाई चलो तुम 5,000 की पेनल्टी दे दो। ये बहुत बड़ा केस है, ठीक है, यूनिक केस है, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, इसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई, पहली बार केस हुआ। तो मेरे पे पेनल्टी लगा दी गई कि 5,000 रुपये की आपको पेनल्टी प्लस 1 साल की जेल, क्योंकि मैंने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है। तो 5,000 की पेनल्टी, 5,000 रुपये की और 1 साल की जेल, ये केस लॉ का निर्णय आया। तो ये केस लॉ एक फेमस हो गया क्योंकि अभी तक इसके बारे में ना तो एक्ट में लिखा था ना रूल में लिखा, तो ये फेमस हो गया, ठीक है, फेमस हो गया। तो अब इसको, इससे रिलेटेड अगर आगे कोई भी केस आया, मतलब मैंने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है, खत्म हो गया, 1 साल बाद किसी और बंदे ने किसी और बंदे को मारा, तो डायरेक्टली इस केस लॉ का रेफरेंस दे देंगे, भाई देखो ऐसा ही केस हुआ था, उसमें 5,000 की पेनल्टी और 1 साल की जेल हुई थी, तो आपको भी सेम केस लॉ फॉलो करना है, उसका निर्णय आपको भी दिया जाएगा। तो उसको कहते हैं अपन केस लॉ, वो फेमस हो जाते हैं केस लॉ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था 5,000 और 1 साल की जेल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम्पल था, नहीं आप सोचो कि भाई मैंने आपको थप्पड़ मारा तो मेरे से आप 5,000 रुपये ले लो और 1 साल की मेरे को जेल करा दो, या फिर आपके भाई बंधु ने आपको मारा तो आप उसको जेल कराने के पीछे भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल था केस लॉ समझाने के लिए। ये था हमारा जनरल डिस्कशन की भाई लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है, केस लॉ क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अपन जाते हैं चैप्टर के ऊपर, ठीक है। चैप्टर 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 ये दे रखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, ठीक है। तो भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट है कंपनीज एक्ट 2013 का। इसके अंदर चैप्टर फर्स्ट में जब अपन ने स्टडी मटेरियल उठाया, स्टडी मटेरियल में सिर्फ 2 सेक्शन दे रखे हुए हैं। सेक्शन, सेकंड, इसमें दे रखा हुआ है सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। क्या स्टडी मटेरियल में दे रखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, कितना आसान चीज है, 2 सेक्शन दे रखे हुए हैं। एक बात ध्यान रखना, स्टडी मटेरियल अपना एक हाथी की तरह है, समझना, एक हाथी है, ये बनाते अपन हाथी, ड्राइंग बहुत अच्छी है अपनी, जो भी हाथी बन गया, कछुआ जैसा लग रहा है लेकिन ये हाथी है। स्टडी मटेरियल है अपना, सीए इंटर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस हाथी के बाहर से कुछ नहीं आएगा सीए इंटर के अंदर, समझना, ये हाथी है, हाथी का नाम है स्टडी मटेरियल। इस स्टडी मटेरियल के अंदर चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर लास्ट हो, फर्स्ट ग्रुप हो सेकंड ग्रुप हो, सीए इंटर के अंदर इस हाथी के अंदर से कुछ भी नहीं आने वाला, इसका नाम है स्टडी मटेरियल, ठीक है। और सीए फाइनल में पूरा जंगल है, जंगल में हाथी मिले, शेर मिले, कुत्ता मिले, डजेंट मैटर, कुछ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो अपने लिए सी इंटर के लिए सिर्फ हाथी पढ़ना है, स्टडी मटेरियल पढ़ना है, इससे बाहर अपने को नहीं जाना है। सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 दे रखा हुआ है। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्या बोलता है, 4 चीजें बोलता है, मैं आपको बता देता हूँ, 4 चीजें बोलता है सेक्शन नंबर 1। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइटल के बारे में बात करता है, एक्सटेंट के बारे में बात करता है, कमेंसमेंट के बारे में बात करता है, एप्लीकेशन के बारे में बात करता है। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ, धीरे धीरे अपने इसके अंदर जाएंगे। शॉर्ट टाइटल के बारे में बात करता है, एक्सटेंट के बारे में बात करता है, कमेंसमेंट के बारे में बात करता है, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 सारे जितने भी एक्ट हैं सब में कॉमन है, मतलब सेक्शन नंबर 1 कोई भी एक्ट का उठा लो वो शॉर्ट टाइटल के बारे में बात करेगा। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, शॉर्ट टाइटल, ठीक है। एक्सटेंट, वीडियो अगर स्लो लग रही तो आपके हाथ में कमान है, आप स्पीड से देख सकते हैं, अगर आपको तेज लग रही तो आप आराम से स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब पर डली हुई है, 1.25 की स्पीड से देखो, 1 की स्पीड से देखो, डजेंट मैटर। कमेंसमेंट, ठीक है। और चौथी चीज एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी अच्छे से लिख देते हैं, लो लो भाई लो, एप्लीकेशन, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 कोई सा भी एक्ट हो, कौन सा एक्ट हो, कोई सा भी एक्ट हो। सेक्शन नंबर 1 4 चीजों के बारे में ही बात करेंगे भाई, शॉर्ट टाइटल,
दूसरी चीज एक्सटेंड। शॉर्ट टाइटल का मतलब कि उसका टाइटल, एक्ट का क्या नाम है, ठीक है। एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड का मतलब होता है भैया कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरे भारत देश में अप्लाई होता है। अब एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर मत लिखना, होल ऑफ इंडिया में ये एप्लीकेबल होता है। तीसरी चीज कमेंसमेंट, भाई स्टार्ट कब से हुआ, 2013 से आया हुआ है, ठीक है। और एप्लीकेबल, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में बताता हूँ आपको, ठीक है, ये चार चीजें बताता है। सेक्शन 2 के अंदर सारी की सारी डेफिनेशंस होती है, कोई सा भी एक्ट उठा लेना, सेक्शन 2 के अंदर आपको डेफिनेशन ही डेफिनेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। अपने मॉड्यूल के अंदर 93 डेफिनेशन दे रखी हुई, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो अपन अब आते हैं सेक्शन नंबर 1 से, मैं आपको बताता हूँ चार चीज़ों के बारे में जो बोलता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 टाइटल के बारे में बोलेगा, टाइटल का नाम है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। दूसरी चीज एक्सटेंड, ये होल ऑफ इंडिया पूरे भारत देश में लगता है, ठीक है। तीसरी चीज है कमेंसमेंट, कब से आया, सेक्शन नंबर 1 केम इनटू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑन डिफरेंट डेट्स थ्रू नोटिफिकेशन, मतलब सेक्शन नंबर 1 2013 में आ गया था, ठीक है। बाकी के सेक्शन धीरे 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 आते चले गए, आते चले गए, ठीक है। तो सीधा बात है, सेक्शन नंबर 1 2013 में आया हुआ था। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेबिलिटी मतलब कि ये एक्ट कहाँ पे लगेगा, पहली चीज सारी कंपनीज पे लगेगा, जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनीज है सब पे लगने वाला है। दूसरी चीज़ है इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा। तीसरी चीज़ है बैंकिंग कंपनी पे लगेगा। चौथी चीज़ है जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, जैसे एमपीईबी, ठीक है, उस पर लगेगा, एमपी की है, ठीक है। कंपनीज प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद है कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट, कोई एक्ट आ गया, कोई एक्ट, जैसे कि सीएए आया हुआ था अभी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सीएए लेके आए, कौन सा एक्ट है नाम बताओ कमेंट में, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके अंदर अगर मान के चलो कोई कंपनी बना दी है, उससे चलाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई कंपनी बना दी है तो उसके ऊपर भी लग जाएगा, स्पेशल एक्ट लेके आई कंपनी, ठीक है, तो कंपनी के लिए स्पेशल एक्ट आया, तो अगर उसके बिहाफ पे कोई कंपनी बनाई गई तो उस पर भी ये कंपनी एक्ट 2013 लगेगा। और कोई भी एंटिटी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इस एंटिटी पर हम कंपनी सेक्ट लगाएंगे, एग्जाम्पल एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और अच्छे से लिख देते हैं अपन एफसीआई, कोई भी एंटिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम तुम पे टैक्स, सॉरी हम तुम पे कंपनी सेक्ट लगा रहे हैं, तो उस पर कंपनी सेक्ट लग जाएगा। एग्जाम्पल में एफसीआई बोले तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एग्जाम्पल लिख लेना, या फिर एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज बताओ, सेक्शन नंबर 1 में से क्या चीज आने लायक है, सेक्शन नंबर 1 में से आने वाला है, सेक्शन नंबर 1 से आने वाला है सिर्फ एप्लीकेबिलिटी, अरे क्या हो रहा है ये, एप्लीकेबिलिटी आने की संभावना है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी, मतलब ये वाला आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये एप्लीकेबिलिटी आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 हमारा कवर हो चुका है, अपन सेक्शन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं, ठीक है। सॉरी एक चीज़ और रह चुकी है, थोड़ी सी छोटी सी चीज़ एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड, ये जो इंश्योरेंस कंपनी दे रखी हुई है इससे रिलेटेड नोट चाहिए, 2 3 4 5, यहाँ पे 2 3 4 5 लिखा हुआ, 2 3 4 5 ये नीचे दे रखा हुआ है, इससे रिलेटेड एक्सेप्शन है इंश्योरेंस कंपनी, इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन दे रखे हुए कि भैया इसमें बताया है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन वहाँ तक लगेंगे, कहाँ तक लगेंगे, कि जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, बोले जो एल्डा आईआरडीए एक्ट है उसके प्रोविजन और हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब एल्डा आईआरडीए के प्रोविजन बोल रहे हैं ए, हमें को ए करना है, और कंपनी से बोल रहा है बी करना है, तो यहाँ पे सुना जाएगा एल्डा की इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट की बात सुनी जाएगी पहले, ठीक है। तो यहाँ बोला गया कि भाई कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, हाँ कोई भी एक्ट से वो नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हुई हैं, तो एक्सेप्शन अपन पढ़ लेते हैं कि भाई, और अपन डेप्थ में जाते हैं कि भाई सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, मतलब कि और इंश्योरेंस एक्ट 1938 एक्सेप्ट दे रखा हुआ है, एक्सेप्ट का मतलब हो गया ये
नहीं लगने वाला, मतलब कि इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए कंपनी से के प्रोविजंस किसके साथ, इल्डा के साथ। और दूसरी चीज लिखा हुआ है कि बैंकिंग कंपनी के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए लिखा है कि भैया कंपनी से के प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू, एक्ट के साथ, ठीक है। तीसरी चीज कंपनी जो कि इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के साथ जो भी एक्ट बनाता है उसके प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। चौथी चीज है कोई स्पेशल एक्ट बनाया गया है कंपनी के थ्रू, तो उस स्पेशल एक्ट के प्रोविजंस के साथ कंपनी से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। जहां इनकंसिस्टेंट है कंपनी से एक्ट को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, जो एक्ट स्पेसिफिक बना है उसकी प्रायोरिटी पहले रखी जाती है। ये थोड़े से एक्सेप्शंस थे, ये आने की संभावनाएं रहती हैं एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें डेप्थ में जाएंगे, कुछ ऊपर ऊपर से ले जाएंगे अपन, ठीक है। मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड अपन पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। तो सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ली है। जहाँ पे लगेगा आने वाले चैप्टर्स में कि इंपॉर्टेंट है तो अपन वहीं अपन कवर कर देंगे। बहुत सारे टीचर्स फर्स्ट चैप्टर में बेसिक बेसिक चीज़ें बहुत सारी पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं स्टडी मटेरियल के हिसाब से चल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में, आने वाले चैप्टर्स में मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, वहां लगेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। अपन चीज़ को छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, अपन अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 2 बोलता है बाय डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 बोलता है कि कंपनी क्या होती है। कंपनी बहुत ईजी चीज़, बहुत ईजी डेफिनेशन दे रखी है। कंपनी, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई मतलब बनाएगी अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कितनी इजी डेफिनेशन है कि भाई कंपनी कोई भी इनकॉर्पोरेट की गई हो इस एक्ट के अंदर में या फिर इससे पहले वाले एक्ट के अंदर में। कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, कंपनीज एक्ट 1956 इससे पहले चलता था। कंपनी इस एक्ट में बना दी गई हो या फिर पिछले वाले एक्ट में बना दी गई हो तो उसको अपन कंपनी बोल देंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के बारे में बात करता है। आने वाले सेक्शंस, ये देखो ये सेक्शंस हैं। सेक्शन 222 थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है आपको, नोट्स निकाल लेना, उससे आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 22, सेक्शन 2 सब सेक्शन 21। आप पूछोगे डेफिनेशंस के सेक्शन याद करना है, हो सके तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ सेक्शन 2 इतना जरूर लिख देना कि भाई ये डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर है। ये बहुत सारी डेफिनेशन से पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ अ कंपनी बता देता हूँ, कितने तरीके की कंपनीज होती हैं, उसके बाद अपन इस सेक्शन पे आएंगे तो बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी पहले चार्ट देखेंगे, उसके बाद अपन कंपनी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो 5 तरीके से कंपनी को डिवाइड कर दिया गया कि भैया लाइबिलिटी के बेसिस पे आप कंपनी बता दो, ठीक है। लाइबिलिटी के हिसाब से कितने तरीके की कंपनी होती है, मेंबर के हिसाब से कितने तरीके की होती है, कंट्रोल के हिसाब से कितनी तरीके की होती है, एक्सेस टू कैपिटल के हिसाब से कितने तरीके की होती है, और अदर 5 तरीके से कंपनीज को डिवाइड कर दिया गया। तो अपन ऐसे बढ़ सकते हैं, इसको निमोनिक बना दिया मैं कोल, कोल बोले तो कोयला, आपको पता हो तो मैं कोल हूँ, ठीक है, जो भी है समझ लेना। M4 हो गया मेंबर्स के हिसाब से, C4 हो जाएगा अपना कंट्रोल के हिसाब से, O4 हो जाएगा अपना अदर, एक A4 हो जाएगा एक्सेस टू कैपिटल, L4 हो जाएगा लाइबिलिटी के हिसाब से। 5 तरीके से निमोनिक्स भी मैंने आपको बना दिया, ठीक है। तो 5 तरीके की है। पहली चीज़ है लाइबिलिटी, भाई किसी के ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है, किसी के ऊपर जिम्मेदारी है। तो 3 तरीके की हो जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी और लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी 3 तरीके से होती है, ठीक है। इसको आपको रट लेना। एक चीज़ बताऊं आपको, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ बताओ टाइप्स ऑफ कंपनी, डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कितने तरह की कंपनी होती है, बताओ पूरे नाम लिख दो, बताओ, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि बताओ लाइबिलिटी के बेसिस पर कितनी तरीके की कंपनी होती है, तो आपको 3 नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कंट्रोल के हिसाब से कितने तरीके की कंपनी होती है, तो आपको ये लिखना है भैया कंट्रोल के हिसाब से 3 तरीके की होती है, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि बताओ टाइप्स ऑफ कंपनी कितनी होती हैं। आप ये 15-17 नाम पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं, उसमें आप लिख देना भाई जो आपकी इच्छा हो, मतलब प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक लिख दो, पब्लिक, अरे एक सेकेंड, पीवीटी प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है, जैसे कि, और ओपीसी,
ये लिख देना। कभी आपसे पूछे डायरेक्टली कि भाई टाइप्स ऑफ कंपनी बताओ, तो ये वाला डायरेक्ट लिख देना मेंबर के हिसाब से। ये आपको बता देता हूँ, ये वाला कभी भी पूछा जाए कि भाई टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और अदर पर्सन कंपनी, सॉरी वन पर्सन कंपनी, ये लिख देना, छोड़ देना, ठीक है। लेकिन कभी आपसे सारे के सारे नाम लिखने नहीं पूछा जाएगा कि ये जो इतने सारे नाम है ये सारे आप बताओ। तो ठीक है, अपन कंपनी अब स्टार्ट करते हैं भैया। कितने तरीके की कंपनी होती है? पहली चीज़ है लाइबिलिटी के हिसाब से 3 तरीके की होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड और लिमिटेड बाय गारंटी। मेंबर्स के हिसाब से मेंबर, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट। कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। कंपनी के नाम याद करो, आगे अपन डेफिनेशन में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू कैपिटल के हिसाब से लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। अदर कंपनीज में आती कौन कौन सी? गवर्नमेंट की कंपनी, फॉरेन की कंपनी, स्मॉल कंपनी, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी, ऐसे लिख देना, ठीक है। 5 तरीके की कंपनी होती है। पहली चीज़ है कोल एम, सी फॉर हो जाएगा, सी फॉर हो जाएगा कंट्रोल, ओ फॉर हो जाएगा अदर, ए फॉर हो जाएगा अपना एक्सेस टू कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, एम फॉर मेंबर, ठीक है। कोल एम, एम कोल कोई भी कर लेना, ठीक है। अब उसके अंदर जाते हैं अपन। लाइबिलिटी के हिसाब से कितने तरीके की कंपनी होती है बताओ? लाइबिलिटी के हिसाब से होगी लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड विद गारंटी। मैं इतनी बार बोलूंगा कि आपको याद हो जाए, दिमाग में घुस जाए, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखना। मेंबर्स के हिसाब से प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनी। एक्सेस टू कैपिटल, कैपिटल के हिसाब से लिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनी। अदर के बारे में बताओ, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, ठीक है। ये 5 तरीके की कंपनी होती है, ठीक है। अब अपन इनके बारे में घुस घुस के पढ़ेंगे कि भाई लिमिटेड कंपनी क्या होता है, अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, लिमिटेड गारंटी क्या होता है, ठीक है। अपन इसको घुस घुस के अंदर से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इतू सा बस, ये 2 पेज का तो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसके अलावा कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ अ कंपनी अपन ने पढ़ चुके थे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के हिसाब से अपन देखा जाए, लाइबिलिटी के हिसाब से अगर अपन देखा जाए तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद, ठीक है। पहले अपन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस मेंबर के हिसाब से। मेंबर, बताओ मेंबर के हिसाब से कितनी होती है? 3 होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक प्राइवेट ओपीसी, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी। 3 तरीके की कंपनी होती हैं मेंबर्स के हिसाब से, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी, ठीक है। मेंबर्स के हिसाब से अपन मेंबर्स के हिसाब से देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। वन पर्सन कंपनी देते हैं। ओपीसी क्या होता है? वन पर्सन कंपनी क्या होता है? देखो, कोई भी व्यक्ति है क्या स्टार्ट करेगा सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर से। कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास थोड़ी सी कैपिटल है, 50,000 की कैपिटल है, मैंने सोल प्रोप्राइटर से ऐसी दुकान चालू कर ली, दुकान, ठीक है। फिर मेरे को लगा यार कि बहुत बड़े स्केल पे काम करना है यार, मेरे पास मेंबर नहीं है, मैं अकेला बंदा हूँ यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, कंपनी में कन्वर्ट कर ली। तो इसको कहते हैं वन पर्सन कंपनी। एक बंदा रहेगा उसके अंदर, ठीक है। उस कंपनी के अंदर एक ही बंदा रहेगा, ठीक है भैया, एक बंदा रहेगा इस कंपनी के अंदर। वन पर्सन कंपनी नाम से दिख रही है, इसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 62, इसके अंदर ओपीसी वन पर्सन कंपनी, एक ही बंदा रहेगा। अब मैं मर गया तो कंपनी कौन चलाएगा? तो ये मैंडेटरी डाल दिया, मैंडेटरी कर दिया कंपनीज के लिए कंपनी एक्ट ने कि भाई तुम एक नॉमिनी जब कंपनी चलाओगे, तो जब कंपनी तुम चालू करोगे, जब भी रजिस्ट्रेशन कराओ, एक नॉमिनी होना जरूरी है। नॉमिनी का नाम जरूर लिखो, मेमोरेंडम में लिखो, ठीक है। अगर आप नॉमिनी को चेंज कर रहे हो तो उसको कंपनी को नोटिस दो, ठीक है। रजिस्ट्रार के पास बताओ, ठीक है। ये चीज़ है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है नॉमिनी रखना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो अपन पढ़ते हैं कि भैया ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, इसके अंदर एक पर्सन एज अ मेंबर रहता है, ठीक है। और जूम में लेते हैं अपन, ये है पूरा, ठीक है। मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं है, आप 1 रुपये रखो, 2 रुपये रखो, 2 रुपये रखो, कुछ नहीं करना। देखो, कभी भी पूछे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ अ कंपनी के अंदर, बताओ मेंबर के हिसाब से कितने टाइप की कंपनी हो सकती है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, बताओ ओपीसी के बारे में लिखो, वन पर्सन कंपनी के बारे में लिखो, ठीक है। तो वन पर्सन कंपनी के बारे में जब आप लिखोगे तो ये पॉइंट लिख देना, बहुत ईजी तरीके से आपके पास पॉइंट में लेके आया हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। ये 5-6 पॉइंट लिखना, आपके सारे नंबर आ जाएंगे, जितने मार्क्स में आएगा, 2 नंबर में आएगा, 4 में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट पूछते हैं ओपीसी के बारे में बताओ, वन पर्सन कंपनी क्या होती है बताओ, तो लिखना ओनली वन पॉइंट में लिख देना, एज इट इज सेम, खत्म। ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर रहने वाला है। मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं रहती, क्योंकि बहुत छोटा सा आदमी यार, गरीब इंसान है, उसके पास क्या कैपिटल रहने वाली है। दूसरी चीज, तीसरी चीज है कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आगे आपको पढ़ाऊंगा क्या चीज होती है। मेमोरेंडम के अंदर आपको
नॉमिनी का नाम लिखना ज़रूरी है, लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये बोलते हैं इसको, आगे मैं पढ़ाऊंगा क्या। शेल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन, अदर पर्सन बोले तो मैं नॉमिनी के बारे में बात करा। हु शेल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि यही जो मेंबर है, मेंबर बोले तो मैंने कंपनी खोली, मैं पप्पा, ठीक है, डेथ हो जाती है या फिर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, भैया वो पागल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, कोई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो जो नॉमिनी है वो बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी। नॉमिनी अगर सब्सक्राइबर बोले तो मेंबर की डेथ हो गई तो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा, ठीक है, या फिर मैं पागल हो गया, पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, गालियाँ बकता हूँ बाहर जाके, तो पागल हो गया, ठीक है, सीधी सी बात, तो जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तीसरी लाइन में क्या लिखा गया था, द मेंबर ऑफ ओपीसी, ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का नाम कभी भी चेंज कर सकते हो, मतलब मैंने आपको नॉमिनी बना दिया, मेरी आपसे लड़ाई हो गई, मैंने और किसी को बना दिया, तो मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ नॉमिनी, सिंपल सी बात, ठीक है। बाय गिविंग नोटिस दे दो, कंपनी को नोटिस दे दो और रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा, कंपनी को नोटिस दो और कंपनी रजिस्ट्रार को नोटिस देगी, समझना, कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा, मेरे को, मैं बंदा हूँ, मेरी कंपनी है, मेरे को ही नोटिस देना है, क्यों, ठीक है, कंपनी को नोटिस देना है, फिर रजिस्ट्रार को भी नोटिस देना है कि मैंने अपना नॉमिनी चेंज किया, खत्म। नो पर्सन कैन बी शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी, मतलब मैंने 1% कंपनी खोल ली, एक कंपनी मेरी है, अब मैं दूसरी कंपनी नहीं खोल सकता, समझना, मेरी एक कंपनी में मेंबर हूँ, मैं पिताजी हूँ, मेरी कंपनी का मैं दूसरी कंपनी नहीं खोल सकता, लेकिन मैं नॉमिनी बन सकता हूँ कितनी भी कंपनी में, डजेंट मैटर, मैं किसी भी कंपनी में नॉमिनी बन जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1% मेंबर सिर्फ एक ही कंपनी में रह सकता हूँ, ठीक है। नो माइनर शेल बिकम मेंबर ऑफ ओपीसी, सीधी सी बात है भाई, माइनर बच्चे को क्या मैं मेंबर बना दूं, छोटे से बच्चे को नहीं, मेंबर बनेगा जो मेजर होगा, माइनर नहीं बन सकता। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी, ये चीज ध्यान रखना, पूछी गई है, पूछी जाती है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जो 1% कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी में मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, सेक्शन 8 कंपनी में आगे आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है। एक छोटा सा बता दूं कि ये होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिनका जैसे कि मंदिर मस्जिद, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ठीक है, वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती। अपन आगे बढ़ेंगे, मंदिर मस्जिद याद कर लो कि भाई सेक्शन 8 कंपनी आप नहीं बना सकते, और उसके नीचे सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है कि सच कंपनीज कैन नॉट बी कैरी एनबीएफसी एक्टिविटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, हम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज भी नहीं कर सकते 1% कंपनी, एनबीएफसी में एनबीएफसी की एक्टिविटी नहीं कर सकते, हम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज नहीं कर सकते किसी भी कंपनी में, ठीक है, या फिर सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकते, ये चीज ध्यान रखना। एक पॉइंट रह गया, मिटा देता हूँ आपको, फिर क्लियर अच्छे से। हेयर द मेंबर कैन बी द सोल मेंबर और द डायरेक्टर, मतलब कि एक ही बंदा रहेगा, वो ही डायरेक्टर बनेगा, वो ही मेंबर रहेगा, ठीक है, नॉमिनी तो अपना दूसरा और बंदा रहेगा, ठीक है, एक बार आप देख लो, एक बार फोटो खींचना, फोटो खींच लो, लिखना है लिख लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से निकाल लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई लोग, और फीडबैक जरूर देना कमेंट में डाल के, ठीक है। ये देखो 1% कंपनी कंप्लीट हो गई, इतना चीज़ अपने को लिखने का, इससे ज़्यादा अपने को बकवास नहीं करने का, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानने का, ज़्यादा घुसने का नहीं, ज़्यादा वो नहीं करने का, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का, 5-6 पॉइंट लिखो, खत्म करो। अपन पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है भाई, प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं है, अमेंडमेंट होकर आया है, पहले मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल था, अब नो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। 1% कंपनी के अंदर भी देखो, इसको लिंक करते हैं, 1% जो कंपनी थी ओपीसी, उसके अंदर भी कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स 2 होंगे, ठीक है, जिसमें ओपीसी 1% कंपनी में एक था, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होंगे, 2 से लेकर 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मिनिमम नंबर हो गया, मैक्सिमम हो गया। राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड, हम किसी भी, ये जो प्राइवेट कंपनी है इसके शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ प्राइवेटली कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स में अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन किसी पब्लिक को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और प्रोहिबिटेशन टू इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल है,
तो मैं जनरल पब्लिक को नहीं अपने शेयर बेच सकता, सीधी सी बात है। मैं इनविटेशन भी नहीं दे सकता कि भाई मेरे शेयर्स खरीद लो जनरल पब्लिक को, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन है, 2 रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। स्मॉल कंपनी, छोटी सी कंपनी व प्राइवेट कंपनी की, मैंने छोटी सी कंपनी खोली थी, वो प्राइवेट कंपनी है। अब एक बात समझ मेरे को बताओ, मेरी एक कंपनी थी, मैं अकेला बंदा था, ठीक है, मेरी छोटी सी कंपनी है, ओपीसी खोल दी मैंने, तो ओपीसी प्राइवेट कंपनी होगी? हाँ, ओपीसी प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी ओपीसी होती है, ठीक है। लेकिन ओपीसी में एक मेंबर रहेगा, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर से 200 मेंबर्स तक जाएंगे, ठीक है। अगर ओपीसी में 2 मेंबर हो गए तो, मैंने पढ़ाया नहीं शायद आपको, एक पॉइंट रह गया ओपीसी वाली कंपनी का, ये वाला, कि ये नीचे की लाइन मैंने छोड़ दी थी, ये चीज़ समझो कि भैया अगर such companies cannot be incorporated or converted into a company under the section 8 of the act, though it may be converted to private company or public company in certain cases। मतलब कि मेरी ओपीसी है, छोटी सी कंपनी, ओपीसी 1% कंपनी है, इसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। कब? जब आपकी मैक्सिमम लिमिट ओवर हो जाए। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर, टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर, एंड लिखा हुआ है। दोनों कंडीशन में से कोई भी या फिर दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर दी तो प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में मेरी कन्वर्जन हो जाएगी, 1% कंपनी है, ठीक है। क्या बोला? मैक्सिमम लिमिट पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या उससे ऊपर, एंड 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 दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला जाए तो मतलब या तो 50 लाख वाली कंडीशन या फिर 2 करोड़ वाली, या फिर दोनों दोनों कंडीशन फुलफिल, मैं कन्वर्ट कर दिया जाऊंगा ओपीसी से प्राइवेट में या फिर पब्लिक में, ठीक है। ऐसा केस में भी ये छूट गया था आखिरी लाइन, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मैं आता हूँ भैया, इसकी मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेंबर 2 से लेके 200 होने वाले हैं, ठीक है। शेयर को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं इन्विटेशन नहीं दे सकता कि आओ मेरे शेयर्स खरीद लो। स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी, ठीक है। ओपीसी कैन बी फाउंड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ओपीसी 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है, हाँ होती है, ठीक है। मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 और मैक्सिमम 15, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या लिखना है अपने को, जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सीधी बात है भैया, 2 मेंबर मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम 200 होने चाहिए, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 से 15 हो सकते हैं। हम ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स को, हम इनविटेशन नहीं दे सकते जनरल पब्लिक को इनविटेशन, ठीक है। और इतनी चीज लिख दोगे, ठीक है। इसमें मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं है, 4-5 पॉइंट लिख देना, काम आपका हो जाएगा। ये थी अपनी प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, सेक्शन सबसेक्शन याद करना है, ठीक है, न्यूज छोड़, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या कहते हैं? 5 पॉइंट है, इसके अंदर 6 है, ठीक है। कोई पब्लिक कंपनी बहुत ईजी है, जिसके अंदर ना वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसमें शेयर्स हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें जो लिखा था ना प्राइवेट में कि राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं कर सकते, तो पब्लिक कंपनी में हम कर सकते हैं। राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर समझो, प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते, पब्लिक में कर सकते हैं, ठीक है। हम जिसको प्राइवेट कंपनी नहीं मानेंगे, हम आसानी से शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तीनों कंपनीज में, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी, इसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉमन पॉइंट है, उठा लेना, एक साइड लिख देना, ठीक है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, ओपीसी में 1 बंदा चाहिए, प्राइवेट में 2 चाहिए, मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, और पब्लिक कंपनी 7 मेंबर्स मिनिमम चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर की आवश्यकता होगी। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, जितने भी बंदे भरने भर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनीज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, मतलब कि भाई एक पब्लिक कंपनी है, उसकी एक और सब्सिडियरी कंपनी है, खरीद लिया उसने। सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो सब्सिडियरी कंपनी भी हमारी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, खत्म। ये चीज़ थी हमारी पब्लिक कंपनी। 3-4 पॉइंट लिख देना, खत्म कर देना। 6 पॉइंट है, लिख देना 6 के 6। ये चीज़ हमारी मेंबर्स के हिसाब से हो चुका है। चलिए अब अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल के हिसाब से 3 तरह की कंपनीज होती है, होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसिएट। सबसे पहले देखते हैं सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। तो देखा जाता है कि भैया अगर आपको ये ब्लड दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से नोट्स निकालना, ठीक है, उसके हिसाब से पढ़ते रहना, ठीक है। समझने का काम यहाँ कर लो, नोट से आप देख लेना, ठीक है। मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और होल्ड अ मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर। समझते हैं, ये मेरी एक कंपनी है, यहाँ पे अपन देखते हैं, ये मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं हूँ, ये मेरी छोटी कंपनी है, मतलब ये सब्सिडरी कंपनी।
क्या बोला गया कि अगर मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल किया या फिर मैंने वोटिंग राइट ले लिया, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब मान के चलो इस छोटी सी कंपनी के 10 डायरेक्टर हैं तो 6 डायरेक्टर मेरी कंपनी के वहां जाके बैठे हुए हैं, ठीक है। या फिर मैंने 51% या फिर उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्ड कर ली इस कंपनी में, तो वो मेरी सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। मैं होल्डिंग और ये मेरी सब्सिडियरी, ठीक है। दो चीज़ बोला गया है कि भैया कंपोजिशन, क्या बोला गया कि कंट्रोल्स करते हैं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो पावर है मींस डिसीजंस जो होता है हमारे फेवर में हम लेते हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है मेजोरिटी ऑफ वोटिंग पावर, मतलब 51% इक्विटी शेयर या उससे ज़्यादा अपने हैं, ठीक है। तो पहले ये अमेंडमेंट नहीं था, वोटिंग पावर की जगह पहले आया था कि इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर दोनों थे, लेकिन अब यहाँ पे वोटिंग पावर कर दिया, इसका मतलब सिर्फ हो गया यहाँ पे इक्विटी शेयर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर अकेला, वोटिंग पावर अगर अपन होल्ड करते हैं 51% या उससे ज़्यादा, तो अपन उस कंपनी, वो कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी होगी, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर इन केस जब आता है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और 2 साल से ज़्यादा एरियर्स और डिविडेंड, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर आएगा। लेकिन अभी अमेंडमेंट सिर्फ ये है कि भैया वोटिंग पावर, अगर वोटिंग पावर लिखा गया है ऐसा होल्ड करता है, वोटिंग पावर खत्म, इतना लिख के छोड़ देना। ये थी अपनी सब्सिडरी कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी का मतलब बोला गया है कि भैया इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी इन विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी, मतलब कि ये मैं हूँ, मेरी कंपनी है, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल कर लिया, दो कंपनी है ये, इन दोनों कंपनियों को मैंने कंट्रोल कर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो मेरी जो सब्सिडरी कंपनी है, ये अपनी होल्डिंग कंपनी। इन्होंने क्या बोल दिया कि मैं अगर होल्डिंग हूँ, क्या बोला फिर से अपन एक बार देखते हैं कि भैया सच अदर कंपनीज आर सब्सिडरी, मैं होल्डिंग कंपनी तब कहलाऊंगा जब ये दो कंपनी मेरी सब्सिडरी बन जाएंगी, मतलब मैं होल्डिंग जब कहलाऊंगा जब वो दो कंपनी सब्सिडरी सब्सिडरी बन जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ थी, बस इतनी सी चीज़ दे रखी हुई है सब्सिडरी और होल्डिंग के अंदर। तीसरी अपनी एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर देन अ कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस but which is not a subsidiary company of a company having such influences and including such joint venture। मतलब क्या बोला गया देखते अपन कि भैया एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होगी, मान के चलो मैं हूँ एक कंपनी, एक एक छोटी दूसरी कंपनी है, देखो इधर समझते हैं अपन। एसोसिएट कंपनी ये मैं हूँ, ये छोटी सी एक और कंपनी है। मेरी कंपनी ने अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिया है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस, या फिर मैंने जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर, अगर मेरा जॉइंट वेंचर है इस कंपनी के साथ, तो ये मेरी एसोसिएटेड कंपनी हो गई, ठीक है। एसोसिएटेड कंपनी हो गई। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? 20%। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बोल दिया कि मिनिमम 20% वोटिंग पावर अपने को रखना है, फिर अपन कंट्रोल करते हैं। समझना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कि 20% वोटिंग पावर है, उससे ज़्यादा वोटिंग पावर अपन लेते हैं इस कंपनी में, तो ये अपनी एसोसिएटेड कंपनी को एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। ये मेरी कंपनी है बोले तो मैं हूँ, ये दूसरी कंपनी है। मैंने क्या किया, इक्विटी शेयर खरीद लिए इस कंपनी के, ये छोटी वाली कंपनी के 20% इस या फिर इससे ज़्यादा, 20% या इससे ज़्यादा इक्विटी शेयर खरीद लिए मैं, ठीक है। तो ये मेरी एसोसिएट कंपनी हो जाएगी, एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है। या फिर ये कंपनी के साथ मेरा जॉइंट वेंचर है, JOINT वेंचर, राइटिंग थोड़ी ऐसी ऐसी आ रही है, ठीक है। जॉइंट वेंचर 20% या फिर जॉइंट वेंचर अगर मैंने लिया इस कंपनी का, तो ये मेरी एसोसिएटेड कंपनी होगा। डेफिनेशन में यही चीज़ लिखी हुई है, ज़्यादा मत ये इतना पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बस, ये टोटिंग इसको छोड़ दो, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब अपन आते हैं, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ छोटू सा कंसेप्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। इसमें लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी बहुत ईजी है, बहुत ईजी। क्या बोला गया देखो, लिस्टेड कंपनी उसको कहते हैं जिस जो RSE रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, RSE रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है। अगर मैंने अपनी कंपनी खोली, अगर मेरी कोई कंपनी है, अगर मैं लिस्टेड हूँ किसमें, RSE एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, NSE BSE, अगर इसमें लिस्टेड हूँ तो इसको हम लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। अनलिस्टेड कंपनी जो अदर देन लिस्टेड कंपनी, जो कि लिस्टेड नहीं है, उसको अनलिस्टेड कंपनी बोल देंगे। बहुत ईजी था। 5वें
हेड पे आते हैं अपन अदर कंपनी, उसके बाद पहला हेड जो रह गया अपना ये वाला भैया ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के हिसाब से, ये सबसे आखिरी में अपन करेंगे। ठीक है, अपन अब लास्ट में आते हैं भैया अदर कंपनीज के बारे में। अदर कंपनी में आती है अपनी गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, फॉरेन कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं इसको अपन, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट कंपनी लिख लेना है पे, नॉन प्रॉफिट कंपनी लिखा नहीं है। ठीक है, चलो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करें। गवर्नमेंट कंपनी में क्या बोला गया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर दोनों, सेंट्रल स्टेट दोनों, अगर मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल दूसरी कंपनी का खरीद लेते हैं। मैं गवर्नमेंट हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने किसी कंपनी में 51% कैपिटल खरीद ली, ठीक है, तो वो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। या फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके अगर 51% शेयर खरीद लेते किसी भी कंपनी का, तो वह गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। इसमें लिखा हुआ नीचे, इंक्लूड अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, मतलब देखो ये गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीजीए, ये एक कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है, इन दोनों कंपनियों ने 51%, 51% शेयर किसी भी कंपनी के परचेज कर लिए, तो इसको अपन गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसकी सब्सिडरी दोनों मिलकर अगर खरीद लें, या फिर सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, तो भी अपन गवर्नमेंट कंपनी मान लेंगे। ठीक है, अब एक चीज तुमने सुना होगा, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, उसमें क्या रहता है, ये लिखा हुआ है, पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है उसकी 50% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट कंपनी की होती है, उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलते हैं। पीएसयू नाम सुना है अपन ने, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल स्टेट दोनों ने, या फिर किसी ने, या फिर सब्सिडियरी ने गवर्नमेंट कंपनी की 40% अगर शेयर या फिर उससे ज़्यादा दूसरी कंपनी का परचेज किया हुआ है, तो उसको अपन बोलते हैं पीएसयू। लेस देन 51%, 40% से 50% तक, या क्या बोलेंगे अपन, पीएसयू। अगर 51% हो गया तो उसको अपन गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे डायरेक्ट, सिंपल सा मैटर है। अपन अब आते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होता है, छोटी सी कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख रुपीज, और सच हायर अमाउंट में भी प्रिस्क्राइब शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी है, उसको अपन प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, ठीक है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल पीएससी कितना नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ तक जा सकता है। ठीक है, 50 लाख और 10 करोड़ तक जा सकता है, रेंज दे दी गई है। और क्या लिखा गया, टर्नओवर, मैं समझाऊंगा क्या है, एक बार ड्राफ्ट कर लेते हैं, देखते हैं। टर्नओवर कितना देर का, 2 करोड़, टर्नओवर 2 करोड़ से लेकर कितना, 100 करोड़ तक। ठीक है, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 10 करोड़ तक है, या फिर टर्नओवर एंड लिखा हुआ है, और टर्नओवर 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीचों बीच आता है, तो उसको अपन पब्लिक सॉरी स्मॉल कंपनी बोल देंगे। अब आप बोलोगे रेंज का, ये रेंज दे रखी हुई है कि भैया एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कि 50 लाख भी कर सकते हैं, 60 लाख कर सकते हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ तक कर सकते हैं पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट। ये चीज़ कौन करेगी, निर्मला सीतारमण जी। मान के चलो इस साल उन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट रख दी है 50 लाख रुपए, कि भैया 50 लाख तक की लिमिट में अगर कोई कंपनी आती है, ठीक है, और टर्नओवर कितना, 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच तक, 2 करोड़ से 100 करोड़ में आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको मान लेंगे स्मॉल कंपनी। ये रेंज बता दी है। अब निर्मला सीतारमण जी चले, अगले साल उन्होंने उन्होंने क्या कर दिया, इसको उठा के कर दिया 60 लाख कर दिया, पेड अप शेयर कैपिटल 60 लाख कर दिया, कि स्मॉल कंपनी की लिमिट डाल दी 60 लाख। तो कितनी लिमिट तक डाल सकती है वो, मैक्स टू मैक्स 10 करोड़ तक की लिमिट डाल सकती है, बस इससे ज़्यादा लिमिट नहीं डाल सकती, क्योंकि हमारे प्रोविजन ने बोल दिया कि भाई 10 करोड़ तक की लिमिट आप डाल सकते हो, उससे ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है, ऐसे ही टर्नओवर का 2 करोड़ से 100 करोड़ तक का टर्नओवर, अगर एमसीए चाहे, एमसीए को लिमिट डालनी पड़ेगी, भैया 2 करोड़ अगर टर्नओवर, तो हम स्मॉल मानेंगे। अगले साल उन्होंने कहा कि भैया चलो 100 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है, हम उसको स्मॉल कंपनी मान लेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये लिमिट दो है, एमसीए के लिए दे रखी हुई, अपने लिए तो डायरेक्टली प्रोविजन ये दे रखा है कि भैया एक स्मॉल कंपनी का मतलब प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 10 करोड़ के बीचों बीच आनी चाहिए।
ठीक है, एंड लिखा हुआ है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मान के चलो आप बोलो कि भैया पेड अप शेयर कैपिटल किसी कंपनी की 50 लाख है और टर्न ओवर 500 करोड़ जाता है, तो वह स्मॉल कंपनी नहीं है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि टर्नओवर क्या है, 2 करोड़ से 100 करोड़ तक के बीचों बीच होना चाहिए बस ये चीज। और शुड नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, और कंपनी बोले तो और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न एनी स्पेशल एक्ट बोले तो कंपनी नहीं होना चाहिए। वो लिमिट डाल दी, स्मॉल कंपनी, कोई सेक्शन 8 कंपनी नहीं होना चाहिए बोले तो एनपीओ अभी मैं आके पढ़ाने वाला हूँ, नॉन प्रॉफिट कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी की, ठीक है, और कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए बड़ी, या फिर कोई स्पेशल एक्ट के अंदर कंपनी क्रिएट नहीं की जानी चाहिए, उसको अपन स्मॉल कंपनी बोल देंगे। 5-6 पॉइंट है, अपने को यही पढ़ने हैं। ठीक है, अब अपन आगे जाते हैं, फॉरेन कंपनी किसको कहते हैं। फॉरेन कंपनी का मतलब एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट incorporate outside India which has a place of business in India whether by itself or through its agent physically or through electronically, majority of shareholders are outside of India। समझो क्या कह रहे हैं, फॉरेन कंपनी, ठीक है, उसने फॉरेन के लॉ में बनी है, मान के चलो यूएसए में बनी है, यहाँ नहीं बनी है। इंडिया के अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है तो इंडियन कंपनी से लगता है, यूएसए में हुई है तो वहाँ देखा जाएगा, या फिर और कहीं हुई है, जापान में हुई है, चाइना में हुई है, जहाँ भी हुई है, इनकॉर्पोरेटेड हुई है बाहर। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड हुई है यूएसए के अंदर, ठीक है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है। प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर, चाइना की कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है, कोई भी मोबाइल फोन की कंपनी ले लो, सैमसंग ले लो, एमआई ले लो, ठीक है, जो भी लेना है ले लो, ठीक है, कोई भी कंपनी, प्लेस ऑफ इंडिया में, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, और शेयर कैपिटल, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर आउटसाइड इंडिया, मतलब कि 51% शेयर कैपिटल आउटसाइड ऑफ इंडिया क्यों, मतलब तीन तीन कंडीशन डाल दी कि फॉरेन कंपनी कब कही जाएगी कि भैया फॉरेन में बनी थी, बाहर के एक्ट में बनी हुई है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर, उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर डाल दिया, फिजिकली डाला, अमेजोन के थ्रू डाला हो, या फिर खुद की स्टोर आके खोल ली, उसके एजेंट ने आके खोल लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है, या फिर और तीनों चीजें, और उसने 51% बाहर के शेयर होल्डर हो, इंडिया के शेयर होल्डर नहीं, बाहर के, तो हम उस कंपनी को बोल देंगे फॉरेन कंपनी। सिंपल सी थी, डेफिनेशन याद कर लेना, खत्म। तीन चीज दे रखी हुई है, क्या, कोई कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्डर आउटसाइड इंडिया, बाहर का स्टेक होल्डर है, तो अपन उसको बोल देंगे बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनी। अब अपन आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनी जो मैंने आपको बताया, एनपीओ बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, एनपीओ बोलते हैं। एनपीओ क्या चीज होती है, ये अपना लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, एनपीओ क्या होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर मस्जिद हो चुका है, उसका प्रॉफिट क्या उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई प्रॉफिट कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोशल वर्क करना होता है उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, फॉर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, ट्रस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, मतलब कि कोई कंपनी खोल ली, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल एक्टिविटीज करना है, इन्वायरमेंट की रक्षा करना है, या फिर चैरिटी चलाना है, ठीक है, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, कॉमर्स या आर्ट, इनको प्रमोट करने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। यूजेस इट्स प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट होता है, जो भी वो कमाती है, ठीक है, उसको प्रमोशन के लिए यूज करना, उसका प्रॉफिट किसी शेयर होल्डर को नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ता, उसका मैंडेटरी कि आप प्रॉफिट आप नहीं शेयर होल्डर को दे सकते, आप उसका जो प्रॉफिट है कंपनी का, कंपनी के ऑब्जेक्टिव में ही लगाएंगे, ठीक है। डज नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड टू मेंबर, उसके मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, मतलब कि जो प्रॉफिट कमाया उसको अपन शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ऑपरेट अंडर स्पेशल लाइसेंस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक स्पेशल लाइसेंस देती है, सेक्शन 8 कंपनी है, रजिस्ट्रेशन कराओ, लाइसेंस मिल जाएगा अपने को, ठीक है। नो नीड टू यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड प्राइवेट कंपनी में लिखना जरूरी रहता है, गवर्नमेंट कंपनी में अपने को, जैसे कि गवर्नमेंट जीओबीटी कंपनी है, ठीक है। अब अपनी रिलायंस की है, RELIANCE, रिलायंस, PVTLTD, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है, रिलायंस प्राइवेट कंपनी है, इसको प्राइवेट शब्द या फिर लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड ऐसा भी लिख सकते हैं ये, या फिर प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड, ये दो शब्द में से एक शब्द प्राइवेट कंपनी को लिखना मैंडेटरी है, लिखना ही पड़ेगा अपने नाम के आगे। लेकिन
सेक्शन 8 जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सेक्शन 8 में लिख दिया कि भैया प्राइवेट लिमिटेड ऑफ लिमिटेड नंबर आप नाम आपके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। enjoy some privileges and obligations as of limited company, लिमिटेड कंपनी के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। इस पॉइंट को तो ना कैंसिल कर दो, छोड़ो इसको, मत लिखना है इसको एग्जाम के अंदर, ठीक है। लाइसेंस रिवोक इफ कंडीशंस कॉन्ट्रावेंट, मतलब कि इनका जो लाइसेंस है रिवोक कर दिया जाता है अगर कॉन्ट्रावेंशन की कोई भी कंडीशन, मतलब इनने अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को दे दिया, ठीक है, मेंबर्स को बांट दिया, शेयर होल्डर तो नहीं होते, सब मेंबर्स को बांट दिया। शेयर होल्डर होते भी हैं बट डिविडेंड नहीं लेते, दान करते हैं। शेयर होल्डर इन द सेंस कि अगर आपने मंदिर है तो मेंबर्स बन जाएंगे, मतलब दान कर दिया, शेयर होल्डर नहीं बनते, ठीक है। तो लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा अगर आपके मेंबर्स हैं तो, अगर आपने प्रॉफिट बांट दिया उसको तो, ठीक, और कोई कंडीशन तोड़ी तो आपका लाइसेंस खत्म। कैन कॉल इट्स मीटिंग बाय गिविंग अ क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज। क्या होता है, नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं, कंपनी से बोला गया कि भैया 21 दिन का नोटिस पहले देना पड़ेगा अगर आपको कोई एजीएम जनरल मीटिंग हेल्ड करनी, तो ये 14 दिन का नोटिस देके हेल्ड करा सकती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सेट्रा डज नॉट अप्लाई। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की आवश्यकता 2 और 15 प्राइवेट कंपनी में, याद आया, याद आया, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने चाहे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, 5-6 पॉइंट यहाँ से उठा के रख लेना, ठीक है। अब लास्ट वाला अपना बचा हुआ है पहला वाला, जिसको अपन कहते हैं, ये फर्स्ट वन, बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के हिसाब से 3 तरह की कंपनी होती है, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे कि भाई देखो, एक कंपनी है, मैं उसका शेयर होल्डर हूँ, मैं हूँ शेयर होल्डर, ठीक है, मैं उसका शेयर होल्डर हूँ, ये अच्छे से बना दिया। अब मैंने 10 रुपए के शेयर परचेज कर लिए, ठीक है, मेरी लाइबिलिटी कितनी है उस कंपनी में, सिर्फ 10 रुपए की, मेरे को 10 रुपए पे करना है उस कंपनी के, क्योंकि शेयर खरीदे हुए। तो पहली टाइप की कंपनी को बोलते हैं अपन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरी टाइप की कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं मेंबर हूँ कंपनी का, मेंबर और शेयर होल्डर एक ही बात है, जो LDER, मैंने बोल दिया कंपनी से कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब कंपनी खत्म हो रही होगी और हमारे सर पर लाइबिलिटी होगी, तो मैं 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा। मतलब मैंने गारंटी दे दी कंपनी को कि मैं 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे दूंगा, जब कंपनी खत्म हो रही होगी और हमारे ऊपर लाइबिलिटी होगी, हमें बहुत सारा पेमेंट करना, तो 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा मैं पे कर दूंगा अपनी शेयर, जितना मेरे को पे करना है। ये पहली वाली चीज़, 10 रुपये पे करना वो तो मैं कर दिया हूँ, ठीक है, उसके ऊपर मैं 50,000 और पे कर दूंगा, तो इसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। 2 टाइप की कंपनी अभी मैं टेक्स्ट फॉर्म में भी पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करने का। तीसरी टाइप की कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड, एक सेकेंड, अनलिमिटेड, ठीक है, कंपनी, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, इसमें मैं ही शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, ये मैं शेयर होल्डर, ठीक है। अब मेरी अनलिमिटेड कंपनी है तो इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी, जितने मेरे को एसेट्स, लास्ट में जब कंपनी के पास क्या रहता है, जब कंपनी खत्म हो रही, बंद हो रही, लिक्विडेट हो रही है, अब कुछ बाहर का लोन पे करना, बैंक से लोन ले रखा हुआ पे करना, तो अनलिमिटेड कंपनी में जितना, अगर ये कंपनी है, जितना भी आपको आउटसाइडर का लोन पे करना है, वो सारी लाइबिलिटी आप सभी शेयर होल्डर के ऊपर आती है, उसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। हालांकि ये वाली कंपनी तीसरी टाइप की कोई बनाता नहीं है। अब लाइबिलिटी क्या होता है, आउटसाइडर लाइबिलिटी रहती है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को छोड़ देना, बाकी जितनी भी लाइबिलिटी वो पे करना पड़ता है। जैसे कि सिक्योर्ड लोन हो गया, सिक्योर्ड लोन तो देखो एसेट्स के थ्रू सिक्योर्ड लोन रहते हैं। एग्जाम्पल समझो, बैंक है, मैं बैंक में गया, मैंने लोन लिया, तो बैंक ने मेरी ज़मीन के कागजात रख लिए, ठीक है, समझना, अगर मैंने लोन नहीं चुकाया तो मेरी ज़मीन बेच खाएगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन तो जमीन बेच खाएगा, उसकी दिक्कत ही नहीं है। अनसिक्योर्ड जो लोन रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बैंक से लोन लिया, मेरी क्रेडिट अच्छी थी, मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, तो अनसिक्योर्ड लोन हो गया। तो अब अनसिक्योर्ड लोन है, कंपनी लिक्विडेट हो रही, खत्म हो रही, कुछ भी नहीं बचा,
तो उस सब की लाइबिलिटी अपने जिम्मा है, अपने सर आएगी, अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड कंपनी है तो, ठीक है। और लिमिटेड बाय गारंटी है, तुमने जितनी गारंटी दी है कि हाँ भाई मैं 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकता हूँ जब कंपनी खत्म हो रही है, तो सिर्फ तुम्हें 50,000 पे करना पड़ेगा, भले 1 करोड़ का लोन क्यों ना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अपने को कोई मतलब नहीं है कंपनी में कितना ही पैसा डूबे भाड़ में जाए, जितना लोन है अपने को सिर्फ अपने जितने रुपए के शेयर खरीदे उतना पे करना है, इसके अलावा कुछ पे नहीं करना, ठीक है। 3 टाइप की कंपनी है वो अपन ने पढ़ा दी, देखो फिर से अपन एक बार टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं। पहली टाइप की कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, पढ़ो, लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, उसमें ओवरव्यू दे दो, उसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं कि कैसे कंपनी चलेगी, क्या है क्या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके साथ लिखा रहता है कि शेयर होल्डर कितना पैसा लेके आ रहा है, कितने रुपए के शेयर खरीद रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जब पहली बार जब कंपनी बनती है, पहली बार जब शेयर होल्डर आते हैं तो वो मेमोरेंडम में लिखा जाता है, जैसे कि मैं गया अभी आप स्टॉक पे गया या फिर BSE NSE के पोर्टल पे जाके अगर मैं सिक्योरिटीज परचेस का, तो वो नहीं लिखा जाएगा मेमोरेंडम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेली कितने शेयर होल्डर्स चेंज हो रहे हैं, कितने लोगों के अपन परचेस करते हैं, कितनी कंपनीज के शेयर परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक्सेट्रा। लेकिन जो मेमोरेंडम में पहली बार कंपनी बनती है तो वहाँ शेयर होल्डर के नाम लिखे जाते हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर, मेरे जैसे नहीं 10 रुपये के शेयर खरीद लिए, बड़े बड़े जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है भैया आपने कितने के शेयर परचेज किए, टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड, अनपेड लिखा हुआ है, अनपेड ध्यान रखना, जो आपने अगर पेड नहीं कर पाया, मान के चलो 1 लाख रुपए के मैंने शेयर परचेज किए, लेकिन मैंने मेमोरेंडम में लिखवा दिया भैया 1 लाख के मैंने परचेज किए, लेकिन मैंने 50,000 पे किया, 50,000 पे ही नहीं किया, तो अनपेड अमाउंट तक की लाइबिलिटी है, उसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। दूसरी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी दे दी आपने मेमोरेंडम में लिख दिया कि भैया 50,000 तक की गारंटी मेरी है, उसके अलावा आप जानो आपका काम जाने, तो उसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। पढ़ते हैं लाइबिलिटी बाय ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute to the asset to the company in the event of a bounding of a company, कंपनी बंद हो रही है उस टाइम पे आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने लिख दिया मैं इतना पैसा दूंगा, मैं इतना ही दूंगा एक्स्ट्रा, अगर आपके एसेट कम पड़ जाते हैं, हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं ये वाली कंपनी। मेंबर कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड द स्टेपुलेटेड सम, मतलब मैंने 50,000 बोल दिया, इससे ऊपर मेरे को नहीं बुलाया जाएगा, क्या भैया 51 पे कर दो, स्टेपुलेटेड सम लिखा हुआ है, आपने जितना लिख दिया, जितने की गारंटी दे दी, उससे ऊपर आपसे कभी नहीं लिया जाएगा, लिया जाए तो केस कर देना कंपनी पे, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी समझ जाओ, कोई लिमिट नहीं है लाइबिलिटी की मेंबर पे, कंपनी जब डूब रही होगी, हमारे पास एसेट नहीं बचे होंगे, सारी लाइबिलिटी आपके सर आने वाली है, ठीक है। तो लाइबिलिटी सीज होती खत्म होती व्हेन ही सीज टू मेंबर, लाइबिलिटी कब जाएगी, जब मैं अपना मेंबर पर छोड़ दूँ, जब मैं मेंबर नहीं हूँ, मतलब मैं कल तक मेंबर था, मैंने सारे शेयर्स बेच दिए, खत्म, बाहर आ गया कंपनी से, ठीक है, और मेमोरेंडम में भी सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है, अब मैं मेंबर नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ था, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, टाइप्स ऑफ कंपनी, ये डेफिनेशंस मैंने पढ़ाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर एक्स्ट्रा डेफिनेशन और कुछ आती हैं आने वाले चैप्टर्स में जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में पढ़ा दूंगा। गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, और कमेंट में डाल देना कि कैसा लगा ये चैप्टर, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ भाई लोग, सेक्शन नंबर 1 रिवाइज कर लो, सेक्शन नंबर 2 रिवाइज कर लो। सेक्शन 1 क्या था, 4 चीज़ें बोल रहा था, अपने को एप्लीकेबिलिटी देखना है, सिर्फ एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी किस किस चीज़ों पे लगता है भैया, कंपनी पे लगेगा, बैंकिंग कंपनी पे लगेगा, इंश्योरेंस पे लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी पे लगेगा, और स्पेशल एक्ट के थ्रू कोई कंपनी चली उस पर लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एंटिटी बता दी उस पर लगेगा, ठीक है। सेक्शन 2 में 5 तरीके की कंपनी थी, जल्दी 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 कर लेते हैं अपन, जल्दी जल्दी जल्दी। 5 तरीके की कंपनी, मैं कोल करके आया था, मैं कोल COAL, बोले तो मैं, बोले तो मेंबर, सी बोले तो कैपिटल, O फॉर अदर, A फॉर एक्सेस टू कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, ठीक है। ये होती 5 तरीके की डिफरेंस, 5 बेसिस पर कंपनी को डिवाइड किया, ठीक है। ये था, इसके अंदर आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।